तो अभी जो है हम लोग पिछले में क्लास में हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के बारे में पढ़े कि हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में पंप का मतलब सेटअप होता है जो उसको स्टार्टिंग कांटेक्ट को खत्म करता है पंप अंडर प्रेशर ऑयल को सप्लाई करके, है ना। अब सेकेंड टाइप है वो है हाइड्रोडायनामिक बियरिंग। दूसरा जो थिक फिल्म लुब्रिकेशन को जो सेकेंड डिवाइड किए हैं वो है हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। ठीक है। तो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन में क्या है कि जो हम वहां पर पंप का जो सेटअप किए थे हाइड्रोस्टैटिक में कांटेक्ट खत्म करने के लिए, वो यहाँ पर पंप जो है वो नहीं होता है। ये पंप मतलब यहाँ यूज नहीं होता है। इसमें होता क्या है, तो इसका जैसे यहाँ पर तीन फिगर दिख रहा है ए बी सी में। तो ये फर्स्ट है रेस्ट का, ये फिगर है रेस्ट का कि जब जो है यहाँ पर ये साफ्ट हो गया, इसको हम लोग साफ्ट कहते हैं, साफ्ट या इसी को जर्नल कहते हैं। ठीक है। यानी कि साफ्ट का जितना पार्ट जो है बियरिंग के अंदर होता है वही पार्ट जो है जैसे ये पूरा साफ्ट है उसमें इतना पार्ट जो है वो बियरिंग के अंदर है, तो इस पार्ट को ही हम लोग कहते हैं जर्नल। जर्नल कहे चाहे साफ्ट के है एक ही बात है। ये हमारा बियरिंग या बुश हो गया, बियरिंग और बुश हो गया, है ना। तो ये रेस्ट का फिगर है कि जब साफ्ट जो है वो रेस्ट में है तो उस समय क्या होगा। साफ्ट के ऊपर तो चूंकि वर्टिकल लोड है, मान लीजिए इसका व्हीकल में ही यूज करते हैं या कोई डिवाइस में यूज करते हैं, तो साफ्ट के ऊपर लोड है, तो यहाँ पर लोड होने की वजह से ये दोनों ही क्या है पूरा कांटेक्ट में है। ये जो बियरिंग का सरफेस है और जो जर्नल का सरफेस है, ये दोनों ही क्या है एक दूसरे के फुल्ली कांटेक्ट में है ना। और इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ तो है ही, है ना। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है इसमें भरा हुआ है, बट रेस्ट में होने की वजह से, और चूंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल एक फ्लूइड है ना, मतलब फ्लूइड मतलब लिक्विड है, तो लिक्विड है तो लिक्विड के पास तो अपना स्टैटिक स्ट्रेंथ तो होता नहीं है। तो कोई भी चीज इसमें अगर लोड लगेगा तो ये लिक्विड फिल्म जो है, ये लिक्विड लेयर जो है, ये सब ऊपर चला जाएगा बह के, और ये पूरा साफ्ट जो है ये बियरिंग सरफेस के साथ क्या रहेगा, फुल्ली कांटेक्ट में रहेगा। यहाँ पर इन दोनों का जो सेंटर डिस्टेंस का जो गैप होता है इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ये ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या हो गया कि हाइड्रोडायनामिक बियरिंग में इनिशियली रेस्ट है तो फुली कांटेक्ट में है। अब हम लोग यहाँ पर शाफ्ट को रोटेशन देना स्टार्ट करते हैं इसी में, इसमें कोई पंप वगैरह यूज नहीं होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं कि इनिशियली में ही यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल को पूरा भर देते हैं, जितना भी इसका क्लियरेंस है गैप है उसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल से भर देते हैं। तो जैसा कि बताएं कि जैसे ही लुब्रिकेटिंग ऑयल भरेंगे तो यहाँ पर जो सरफेस है शाफ्ट का, ये सरफेस का के पास एडहेसिव गुण है। तो एडहेसिव गुण होने की वजह से ये ऑयल का जो एक लेयर है वो एक लेयर इसके साथ पूरी तरह से क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे ही इसको हम यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट करते हैं, तो अभी जैसे साफ्ट जर्नल का ये हिस्सा अभी कांटेक्ट में है, ये वाला हिस्सा कांटेक्ट में है। अगर ये रोटेट करना शुरू किया तो ये वाला हिस्सा अब यहाँ पे पहुंच जाएगा, और जो जो अवेलेबल जो पार्ट यहाँ पर है वो पार्ट अब यहाँ पे आएगा। क्योंकि रोटेशन करेगा तो पॉइंट तो यहाँ वैरी करेगा ना, ये रेस्ट में है और ये मोशन में है, तो यहाँ रिलेटिव मोशन है। तो जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट किया तो यहाँ वाला जो पार्ट है अगला टाइम में वो यहाँ पे आएगा। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑयल का लेयर क्या है, चिपका हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ये रोटेट करके आया है, तो ये सिर्फ अपना ही एक लेयर को नहीं लाया है। जैसा कि बताया कि फ्लूइड के पास जो प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी, इसके पास क्या है, विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के कारण ये एक लेयर तो इसमें पूरा एडहेसिव के कारण है, और दूसरा लेयर को भी अपने साथ लाएगा विस्कस, चूंकि विस्कस विस्कोसिटी प्रॉपर्टी से वो दूसरे लेयर को भी अपने साथ लाएगा।
तो यहाँ पर अभी स्लो स्पीड है। स्पीड क्या है, अभी स्टार्ट ही किए हैं रोटेट करना, तो एक ही बार तो पूरा स्पीड नहीं पकड़ लेगा, धीरे धीरे स्पीड 0 से लेके हाई तक जाएगा। तो अब क्या हुआ कि थोड़ा सा स्पीड दिए तो यहाँ पर एक लेयर जो है, जो पहले से यहाँ पर चिपका हुआ था, वो इस दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में एक एक लेयर, मतलब बहुत ही पतला सा लेयर जो है वो ऑयल का, वो गैप में आया। ठीक है, इन दोनों के कांटेक्ट में। तो यहाँ लोड हैवी है, ज्यादा लोड है, तो ये ऑयल बहुत ज्यादा यहाँ काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्योंकि लोड ज्यादा होने से यहाँ पर कांटेक्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन कांटेक्ट अभी भी रहेगा। तो इस समय के मतलब जो लेयर है फ्लूइड का, उसको हम लोग थीन फिल्म लुब्रिकेशन कहते हैं, यानी अभी उसका थीन फिल्म लुब्रिकेशन हो गया। इसके स्पीड को हम लोग और बढ़ाते हैं, मतलब ये शाफ्ट का स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना हाई स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पर जितना हायर स्पीड होगा इस जर्नल का, उतना ही हायर स्पीड से ये ऑयल भी क्या होगा, मूव करेगा जर्नल के साथ ही, क्योंकि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है। और इस जर्नल के जस्ट बगल में जो लेयर है उसका स्पीड तो लगभग इस जर्नल के स्पीड के बराबर ही होगा, और उसका जो एडजेसेंट लेयर होगा उससे उसमें थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उसके पास भी होगा हायर वेलोसिटी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट कमते जाएगा, ऐसा हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इसमें डेवलप हो जाती है। तो ये ऑयल जो है, जितना ये अब और शाफ्ट का स्पीड बढ़ते जाएगा, उतना ही हायर स्पीड से ये ऑयल जो है इसके क्लियरेंस में आते जाएगा, और क्लियरेंस में जितना हाई स्पीड से ऑयल आएगा, उतना ही यहाँ पर जो ऑयल की थिकनेस होती है वो इंक्रीज करेगा। तो सी फिगर में क्या हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है ऑयल वेज, है ना। ये हायर स्पीड होने की वजह से ये ऑयल लगातार जो है सो अपना मतलब इस गैप को भरते जाता है, और मतलब ये धीरे धीरे इसमें ऑयल का जो प्रेशर है वो डेवलप हो रहा है। ऑयल का प्रेशर डेवलप होने का मतलब हो गया कि ये ऑयल जो है शाफ्ट को ऊपर की ओर जो है यहाँ पर पुश कर रहा है। जितना ज्यादा स्पीड इसका बढ़ते जाएगा, उतना ही यहाँ पर प्रेशर डेवलप करेगा, और उतना ही यहाँ पर शाफ्ट को या जर्नल को ऊपर की ओर पुश करेगा। यानी हम बोले तो यहाँ पर ऑयल का जो थिकनेस है वो लगातार बढ़ते जाएगा। तो जब ये इतना थिकनेस आ गया कि जब इसमें दोनों ही सरफेस का कांटेक्ट जो है वो पूरी तरह से अगर खत्म हो गया, तो फिर ये जो लेयर है लुब्रिकेशन का, वो थिक फिल्म लुब्रिकेशन कहलाता है। बस यही होता है कि अब जब हायर स्पीड पे ये घूम रहा होगा जर्नल, तो उस वक्त जो है ये ऑयल का लेयर काफी ज्यादा इसके गैप में आके भर जाता है, जिस कारण से यहाँ पर जो प्रेशर है ऑयल का, वो ज्यादा डेवलप हो जाता है, और ज्यादा डेवलप होने के चलते इन दोनों का कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और ये शाफ्ट जो है बिना फ्रिक्शन का वो इसमें अपना हाई स्पीड में रोटेट करते रहता है ना। तो इस तरह से फ्रिक्शन खत्म हो गया। तो यही है हाइड्रोडायनामिक बियरिंग। हाइड्रोडायनामिक बियरिंग में हुआ क्या, तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हम यूज नहीं किए। इसमें जो लेयर बना, यानी इसका जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस खत्म हुआ, वो इसका रोटेशन के कारण, यानी जर्नल के रोटेशन के कारण। इसीलिए हाइड्रोडायनामिक बियरिंग जो है वो सुटेबल होता है हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए। याद रखेंगे, ये किसके लिए सुटेबल होता है, हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए, जहां पर जर्नल जो है काफी तेज स्पीड से घूम रहा होगा। जैसे हम लोग ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन जो है वो काफी फास्ट चलती है, तो वहां पर यही हाइड्रोडायनामिक बियरिंग का यूज किया जाता है। तो जितना ये शाफ्ट हाई स्पीड से घूमेगा, उतना ही यहाँ थिक लेयर बनेगा, और उतना ही ज्यादा अच्छा होगा इसके लिए। जितना स्लो स्लो से ये चलेगा, उतना ही थीन फिल्म बनेगा, तो पार्शियल कांटेक्ट होते रहेगा, बियरिंग जो है वो ज्यादा होते रहेगा। तो हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग का जो एप्लीकेशन है वो हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। यही है हमारा हाइड्रोडायनेमिक
बियरिंग, है ना। तो इसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ उसके अंदर सफिशियंट अमाउंट में लुब्रिकेटिंग मौजूद होना चाहिए। यानी कि इसमें हम लुब्रिकेटिंग के अमाउंट को कम होने नहीं देंगे, कम हो जाएगा तो फिर ये मतलब फिर ये खतरनाक है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होने लगेगा तब, इसीलिए सफिशियंट अमाउंट में लुब्रिकेंट का सप्लाई किया जाता है। और ये कॉन्टेक्ट क्या हुआ, ये खुद से खत्म किया है, यानी कि रोटेशन से खत्म हुआ, इसीलिए इस बियरिंग को हम लोग सेल्फ एक्टिंग बियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर पॉइंट है कि द प्रेशर जनरेटेड इन द क्लियरेंस स्पेस सपोर्ट द एक्सटर्नल लोड, जो प्रेशर यहाँ पर जनरेट करेगा वही उसके लोड को क्या करेगा, सपोर्ट देगा, है ना, और कॉन्टेक्ट को खत्म किए हुए रहेगा। यहाँ पर फ्लूइड जो है इसके बीच में प्रेशर है, क्योंकि दोनों के गैप में फ्लूइड आके भरा हुआ है। जर्नल बियरिंग इज ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जैसे बियरिंग, एक जर्नल बियरिंग को हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग कहते हैं, जो वर्किंग ऑन हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, जो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन पे वर्क करता है। अगर कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग तो उसी को हम लोग जर्नल बियरिंग भी कहते हैं, और ये रेडियल लोड को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बियरिंग। तो देखिए अब हमारा हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक दो ऑप्शन है। तो अब हाइड्रोस्टैटिक यूज हम लोग वहां करते हैं जहां मान लीजिए लोड हो और मतलब स्लो स्पीड हो, ठीक है, तो फिर वैसे जगह हम यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा सेटअप पंप लगाना पड़ता है, हाइड्रोलिक सिस्टम लगाना पड़ता है, तो वो सब कॉस्ट बढ़ाता है। लेकिन हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग में सब कुछ नहीं लगाना पड़ता है, वो सिंपल अपना रोटेशन से प्रेशर डेवलप करता है। तो इसलिए जो है मोस्टली प्लेस पर जो है हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग का ही यूज होता है। तो हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में भी दो तरह का होता है, एक फुल जर्नल बियरिंग होता है, एक पार्शियल जर्नल बियरिंग होता है। फुल जर्नल बियरिंग कहते हैं कि अगर ये जर्नल जो है वो बियरिंग के अंदर, यानी इसका ऑयल कांटेक्ट पूरा का पूरा हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है 360 डिग्री पर, तो फुल जर्नल फुल बियरिंग फुल जर्नल बियरिंग हो गया। अगर नहीं, इसका जो ऑयल कांटेक्ट है वो इस तरह का बना हुआ है जिसमें कुछ हाफ तक ही लगभग 120 डिग्री का होता है, बियरिंग का सरफेस 120 डिग्री का बना हुआ है, इसी में जो है ये शाफ्ट अपना रोटेट कर रहा है, तो ये पार्शियल बियरिंग हो गया। तो पार्शियल बियरिंग जो है खास करके सिर्फ और सिर्फ रेडियल लोड जहां पर लग रहा होगा, वर्टिकल लोड, वहीं पर ये ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक दे सकता है ना। तो ये हो गया पार्शियल जर्नल बियरिंग। अब है कि एमकीज इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये जो पूरा हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग जो सिस्टम है उसका इन्वेस्टिगेशन जो है इनके द्वारा किया गया, है ना। और यानी कि इन्होंने क्लोजली एक्सपेरिमेंट करके अपना एक ग्राफ दिया। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे ग्राफ मतलब इनके इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने एक हमको यहाँ पर कर्व दिया, ठीक है, ड्राइंग मतलब कर्व ड्रॉ किया, किसके बीच में, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिया, और यहाँ पर एक बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जिसको हम लोग म्यू एन बाई पी कहते हैं, ये एक नॉन डायमेंशनल नंबर है, म्यू एन बाई पी। अभी हम लोग देखते हैं, तो अभी जैसे हम लोग हाइड्रोडायनामिक बियरिंग में जो हम देखे हैं कि हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में जब ये रेस्ट में था, जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इन पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा क्या कि जब ये रेस्ट में था तो उस समय यहाँ पर जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो काफी हाई था। तो काफी हाई होने की वजह से फ्रिक्शन यहाँ पर क्या था, काफी हाई था, है ना, ये स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या हो गया कि जैसे जैसे ये रोटेट करना शुरू किया स्लो स्पीड से, यानी पहले 0 स्पीड था, अब 0 से अपना 1 मीटर 2 आरपीएम 4 आरपीएम ऐसे करके धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। तो जब स्टार्टिंग स्पीड में थोड़ा सा ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक पतला सा लेयर आना शुरू हुआ, है ना, थोड़ा थोड़ा करके लेयर आना शुरू हो गया। तो लेयर आना शुरू किया तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटना
शुरू हो गया। यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लोग एफ अगर मान लेते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ सिंबल से मान लेते हैं, क्योंकि वैसे तो म्यू मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे हम लोग म्यू जो है विस्कोसिटी को भी हम लोग म्यू से ही लिखते हैं, तो यहाँ पर विस्कोसिटी के लिए हम म्यू सिंबल का यूज किए हैं, तो एफ हम लोग मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो इनिशियली यहाँ पर क्या है, काफी हाई है, और जैसे जैसे ये रोटेट करना शुरू किया तो इसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कमते जा रही है। जैसे जैसे ये रोटेशन हो रहा है ये वैल्यू कमते जा रही है। तो एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर अभी इसका जो मोड ऑफ लुब्रिकेशन है वो थीन फिल्म लुब्रिकेशन है, पार्शियल कांटेक्ट है। तो पार्शियल कांटेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है तो ये कांटेक्ट भी धीरे धीरे कमते जा रहा है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कमते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सरफेस जो अभी पार्शियल कांटेक्ट हो रहा है वो अब पूरी तरह से इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब ये पूरी तरह कंप्लीटली सेपरेट हो गया, तो वही एक बाउंड्री लुब्रिकेशन हो गया। बाउंड्री लुब्रिकेशन मतलब थीन फिल्म से थिक फिल्म कन्वर्ट होना। तो थीन फिल्म था तो पार्शियल कांटेक्ट था, अब जैसे और स्पीड इसको बढ़ना शुरू हुआ तो फिर ये धीरे धीरे इसका कांटेक्ट जो है वो खत्म होने लगा। तो जिस पॉइंट पर इसका कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया, लेयर अभी भी उतना ज्यादा मोटा नहीं है, लेकिन इतना इतना लेयर है इसके बीच में कि ये अब ये दोनों मेटल कांटेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब फ्रिक्शन का मान सबसे लोअर होगा, यहाँ पर कांटेक्ट खत्म हो गया दोनों का, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर लो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा कि इसको और स्पीड हम लोग देते हैं, शाफ्ट को और स्पीड देते हैं। तो जैसे अब जितना स्पीड देंगे उतना और ऑयल का गैप आकर के, ऑयल जो है इसके गैप में आकर के और बढ़ने लगे, यानी कि अब जो है अब इसका स्पीड होना इसके थिकनेस को बढ़ा रहा है, ऑयल का थिकनेस जो है क्लियरेंस में वो बढ़ रहा है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े हैं फ्लूइड फ्रिक्शन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़े थे फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वहां पर हम लोग देखे थे कि विस्कोसिटी के कारण जो है वो शियर स्ट्रेस डेवलप करता है, और उसका वैल्यू था म्यू डी यू बाय डी वाई। वेलोसिटी ग्रेडियंट है और यू क्या है, विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है ये। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ये तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, एक 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 मतलब सर्टेन फ्लूइड का विस्कोसिटी जो होती है वो एक फिक्स ही होता है, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रहे तो विस्कोसिटी उसका फिक्स ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है, क्यों, तो जर्नल का स्पीड बढ़ने से यहाँ जो ऑयल का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो लगातार इंक्रीज करते जा रहा है ना। तो इंक्रीज करने, तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस का मान बढ़ेगा, है ना। ये शियर स्ट्रेस क्या है, ये शियर स्ट्रेस एक लेयर जो दूसरे लेयर के ऊपर लगा रहा है, यानी ये लेयर आगे मूव कर रहा है तो ये भी अपना जस्ट एडजेसेंट लेयर को ये आगे की ओर मूव करवा रहा है, तो दोनों के लेकिन मूव तो करवा रहा है, लेकिन इसका इसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा है टॉप लेयर का, और इसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम है उसके जस्ट एडजेसेंट का। तो ये कम होने का वजह क्या हुआ, तो दोनों के बीच का शियर रेजिस्टेंस होने की वजह से। तो अब अगर जितना ऑयल का यहाँ पर थिकनेस बढ़ेगा, अब ड्राई फ्रिक्शन खत्म हो चुका है, ड्राई मतलब मेटल कांटेक्ट का जो फ्रिक्शन था वो खत्म हो गया, लेकिन अब फ्लूइड फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया, अब फ्लूइड का फ्रिक्शन लगने लगा। तो अब ये ऑयल का थिकनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही मतलब फिर से यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बढ़ने लगेगा, और इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बढ़ने का कारण है इस फ्लूइड का फ्रिक्शन। तो ये कुछ खास ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको ग्राफ में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब ये रेस्ट में है ना, तो जिस पॉइंट पर वो मिनिमम हुआ, हम लोग एक पॉइंट देख रहे थे जहां पर थीन फिल्म से थिक फिल्म कन्वर्ट हुआ,
तो उस पॉइंट पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे मिनिमम था। उसके बाद ड्राई फ्रिक्शन खत्म होके फ्लूइड फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। तो जिस पॉइंट पर हमको मिनिमम फ्रिक्शन मिला उस पॉइंट को एक बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि जो ट्रांजिशन है थिन फिल्म से थिक फिल्म में वो कैन बी बेटर विजुअलाइज्ड बाय मींस ऑफ ए कर्व। एक कर्व के द्वारा विजुअलाइज किया जाता है जिसको म्यू एन बाई पी कर्व कहते हैं। और इस म्यू एन बाई पी कर्व को जो स्पेशल नाम है वो है बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये एक नंबर है तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है ये म्यू एन बाई पी के रेशियो, ये जो है इसको बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कहते हैं। म्यू क्या है, तो म्यू यहाँ पर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट। एन क्या है, तो स्पीड ऑफ द जर्नल है। और यहाँ पर पी क्या है, तो यूनिट बियरिंग प्रेशर है, ये बियरिंग प्रेशर है मतलब लोड पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया है ना। लोड बाय एरिया प्रेशर होता है ना, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पर लोड जो W लग रहा है और जो जिस एरिया पर W लग रहा है उसका प्रोजेक्टेड एरिया, तो वो दोनों रेशियो जो है वो बियरिंग प्रेशर होता है। तो म्यू एन बाई पी, तो यहाँ ग्राफ में ये बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर यही म्यू एन बाई पी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच का ग्राफ है। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, जैसे ए पॉइंट ले लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है जब वो रेस्ट में है तो उस समय इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हायर है। इसके बाद रोटेट करना शुरू किया तो मतलब थोड़ा सा लेयर आना शुरू हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो घटते गया। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर ये, अब इसको नाम दे देते हैं बी। तो ए से बी तक जो है ये पार्शियल कांटेक्ट यहाँ पर होते रहा। ए से बी तक जो है ये थीन फिल्म लुब्रिकेशन बना, तो इसमें मेटल का पार्शियल कांटेक्ट होता रहा, लेकिन फिर भी जो है ये मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मान कमते गया। अब यहाँ पर एक ट्रांजिशन आया जहां पर अब यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है ये दोनों ही जर्नल और बियरिंग एक दूसरे के कांटेक्ट को छोड़ देता है, मतलब यहाँ से कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे मिनिमम मिलता है। इसके बाद जो है अब और अगर n का वैल्यू बढ़ता है आरपीएम तो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर बढ़ेगा। तो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर बढ़ेगा तो फिर यहाँ से जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन है। अब यहाँ से कांटेक्ट मेटल का खत्म हो चुका है, यानी ड्राई फ्रिक्शन अब खत्म हो चुका है। अब जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बढ़ रहा है इसका जिम्मेवार है वेलोसिटी ग्रेडियंट होने की वजह से जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे ये बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन पॉइंट जहाँ पर हमको मिनिमम मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिला, मतलब जिस बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर पर यानी म्यू एन बाई पी के जिस वैल्यू पर हमको मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मिलता है, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और इस के को हम लोग कहते हैं बियरिंग मॉडुलस। इसको क्या कहा जाता है, बियरिंग मॉडुलस। ये भी कॉम्पिटिशन में पूछता है। तो बियरिंग मॉडुलस क्या है, तो ये बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर का वो वैल्यू है जहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन किया। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि यहाँ इसी रेंज पे ज्यादा ऑपरेट हो या थोड़ा बहुत इससे भी ज्यादा ऑपरेट होगा। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होता है, मतलब हो गया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं है। फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत कम वैल्यू है। यहाँ देख रहे हैं कि ग्राफ सीधा स्टीप हो गया, मतलब हो गया कि यहाँ n काफी ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना। तो हम लोग डिजायर करते हैं इस रेंज में हमारा बियरिंग का ऑपरेशन हो। ठीक है, इसी में है कि पॉइंट में टू अवॉइड सीजर न हो इसके लिए जो कम से कम BCN का यानी बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर का ऑपरेटिंग वैल्यू जो है वो कम से कम 5 से 6 टाइम्स बियरिंग मॉडुलस। अगर मान लीजिए
कि इसी रेंज पर अगर हम ऑपरेट करेंगे, इसी बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर पर ऑपरेट करेंगे, तो कभी कभी जैसे ही एन का मान अब यहाँ पर थोड़ा भी कम होगा तो कांटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये थिन फिल्म में आ जाएगा तो कांटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बियरिंग होने लगेगा। इसीलिए कम से कम ऑपरेटिंग वैल्यू कम से कम इस के का 5 से 6 गुना, मतलब यहाँ तक लगभग इस नंबर पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो अब एन का मान कभी थोड़ा कम भी हो गया तब भी ये थिक फिल्म लुब्रिकेशन में ही है, तो बियरिंग यहाँ पर कम होगा, है ना। इसके बाद है कि इफ द बियरिंग इज सेलेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड, अगर हम इस बियरिंग का इस्तेमाल कोई फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए करते हैं तो जनरली बीसीएन का जो ऑपरेटिंग वैल्यू है वो कम से कम 15 टाइम्स होना चाहिए बियरिंग मॉडुलस का। मतलब इससे हम लोग और दूर जितना हायर वैल्यू ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर लेना पड़ेगा अगर फ्लक्चुएटिंग लोड है तो, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग लोड में तो कभी लोड बढ़ेगा कभी घट जाएगा, तो उस समय लोड बढ़ने घटने से प्रेशर चेंज होगा और प्रेशर चेंज होगा तो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर चेंज होगा। अब बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर अगर कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो गया तो इस रेंज में तो आना ही नहीं है, ये रेंज तो हमारे लिए डेंजर जोन है। यानी कि हम ऑपरेट ऐसा करें कि कम ज्यादा होके भी इसी रेंज में रहे, तो फिर वो जो जर्नल है और बियरिंग है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में एक डायमेंशन लेस नंबर और है जो कि हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं समरफील्ड नंबर। ठीक है। समरफील्ड नंबर होता क्या है, ये समरफील्ड नंबर ये भी एक डायमेंशन लेस नंबर है, डायमेंशन लेस नंबर है। क्यों, ये नंबर है ना, तो नंबर है तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो एक समरफील्ड नंबर यूज किया जाता है हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के लिए, वो बराबर होता है आर बाई सी का होल स्क्वायर और म्यू एन बाई पी। ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, तो ये आर है आपको रेडियस ऑफ जर्नल, में लेना है। सी क्या है, तो सी है रेडियल क्लियरेंस, रेडियल क्लियरेंस निकालने के लिए ये आर माइनस आर से निकालते हैं। ये कैपिटल आर क्या है, तो रेडियस ऑफ बियरिंग, जो दो दो हम लोग यूज करते हैं, तो ये हो गया आर और ये हो गया हमारा ये कैपिटल आर, तो आर में से आर घटा देंगे तो ये क्लियरेंस हमको निकल जाएगा, है ना। तो यही सी है कि रेडियल क्लियरेंस, तो रेडियल क्लियरेंस, और ये आर है रेडियस ऑफ जर्नल। यहाँ पर एन म्यू, म्यू क्या है, तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑयल का विस्कोसिटी। एन क्या है, तो ये आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यहाँ पर जर्नल स्पीड है, इसको हम लोग रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में लिखते हैं, ये इसका यूनिट भी ध्यान रखेंगे, एन का मान यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, अगर आरपीएम में दिया हुआ रहेगा तो फिर यहाँ पर 60 से भागा दे देंगे। पी, पी क्या है, तो वही बियरिंग प्रेशर है ना, यूनिट बियरिंग प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लोड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब हो गया कि जैसे इस शाफ्ट के ऊपर, इस शाफ्ट के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर लोड लगेगा, है ना, या फिर ऐसे अगर शाफ्ट है तो शाफ्ट के ऊपर, यहाँ पर शाफ्ट तो सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप का होता है ना, तो यहाँ पर शाफ्ट का इतना पार्ट जो है वो क्या है, बियरिंग के अंदर है, इसको जर्नल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका एल लेंथ, अगर जर्नल एल जो है जर्नल का लेंथ है और डी इसका क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, तो यहाँ पर जो लोड लग रहा है डब्लू, ये डब्लू हो जाएगा बाय प्रोजेक्टेड एरिया, तो सिलेंडर का प्रोजेक्शन मतलब क्या, टॉप व्यू, टॉप व्यू देखेंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा ना, इसका एरिया मतलब प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल बनेगा, उसमें ये एल उसका लेंथ होगा, है ना, और इसका बी जो है डी जो डायमीटर होगा वही उसका चौड़ाई होगा, तो ये डी इंटू एल जो है ये इसका क्या हो गया, लोड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, यही हो गया बियरिंग प्रेशर का मान, है ना। तो इसका यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर में, इस तरह से हम लोग समरफील्ड नंबर निकालते हैं, है ना।
और समरफील्ड नंबर्स का यूज जो है बहुत सारा टेबल वगैरह भी दिया रहता है, तो सबसे हमको सिलेक्शन करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग को मतलब इस पे ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को अपना ध्यान रखेंगे समरफील्ड नंबर